वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और इस बार मैं लेके आई हूं इसी सीरीज का जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सीरीज है उसका पार्ट 2 मतलब शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर के? चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आखिरी चैप्टर है स्टूडेंट्स, तो बने रहना है मेरे साथ, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। कहाँ पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बुक ओपन करो, कॉपी ओपन करो, पेन उठाओ और आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन है लिस्ट 4 कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब याद करो यही क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में भी आ सकता है, दैट व्हाट आर द 4 इवल क्वाड्रेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली आंसर सेम है, क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके। तो पहला याद करो, सबसे पहला क्या है कि क्या कर लो तुम, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। वही जैसे एग्जांपल हमने अमेज़न रेन फॉरेस्ट का पढ़ा था, तुमने क्या किया, बीच बीच में से पैचेस में फॉरेस्ट हटा दिया, पूरा का पूरा हैबिटेट लॉस हो गया। तो पहला वाला आंसर क्या हुआ, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल जितना नेचर ने कितना दिया हुआ है, नीड के लिए दिया हुआ है उतना काफी है, सफिशिएंट है, पर ग्रीडी बन गए, नहीं और चाहिए और चाहिए, तो तुमने क्या कर लिया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल कैसा है, ओवर फिशिंग कर रहे हो तुम। रिजल्ट ये हुआ कि जो समुद्र का जोन जिसमें जितनी फिशेस मिलनी चाहिए थी, तुमने टाइम के पहले सबकी सब क्या कर ली, एक्सट्रैक्ट कर ली। अब वहां पे उस जोन में कुछ फिशेस बची ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, और डीपर ओशन में जाना पड़ेगा, रिस्क भी बढ़ेगा साथ में। ठीक है, तो क्या करना है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। तो ये हुआ दूसरा कॉज जो क्या कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेन रीजन में से दूसरा रीजन है। तीसरा एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ये तो भैया तुम्हारी बुक में इतना ज्यादा बार बार अलग अलग तरीके से दिया हुआ है कि क्या किया, वहां दूसरे साइड से दूसरे हैबिटेट में रहने वाला कोई एलियन ले आए। जादू नहीं, एलियन से मतलब है यहाँ पे कौन सा, दूसरी स्पीशीज जिसका हैबिटेट पूरा अलग है, वो लेके आ गए और दूसरे रीजन में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो वहां की जो नेटिव स्पीशीज है, लोकलाइट स्पीशीज है, इंडिजिनस स्पीशीज है, वो क्या हो गई, मरने लगी। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल होने लगा रिसोर्सेज के लिए, और जो एलियन स्पीशीज आई थी वो ज्यादा बेटर है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, ज्यादा बेटर तरीके से अडेप्ट कर गई इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में। तुम्हारी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कौन कौन से जल्दी बताओ। पहला है वाटर हाइसिकैंथ, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एकॉर्निया भी नाम है, और लोकल में उसको क्या बोलते हैं, जलकुंभी, याद करो। ठीक है, कौन लाया था, ब्रिटिशर्स लाए थे। कहाँ पे लाए थे, इंडिया के आज हर लेक में मिल जाता है। ठीक है, दूसरा जो तुम्हारा नाइल पर्च है, याद करो, वो उसने क्या किया था, चिचलेट लेक की जितनी भी फिशेज है 200 स्पीशीज, उसको क्या कर दिया था, एक्सटेंट कर दिया था। ठीक है, आखिरी वाला क्या है तुम्हारा, एक्सटेंशन। अब देखो ये तीनों करोगे, रिजल्ट क्या रहेगा तुम्हारा, एक्सटेंशन। किसका, पर्टिकुलर स्पीशीज का, या हो सकता है पर्टिकुलर हैबिटेट ही पूरा लूज हो जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका प्यारा क्वेश्चन है, एकदम न्यारा प्यारा क्वेश्चन है, और एंट्रेंस एग्जाम में भी उनको इस क्वेश्चन से या इस टॉपिक से बहुत ज्यादा प्यार है। अलग अलग तरीके से मोड़ तोड़ के ये क्वेश्चन जरूर आता है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। How many species of plant and animal have been described by IUCN in 2004? तो वो पूछ रहे हैं बताओ कितने स्पीशीज IUCN के द्वारा बताए गए हैं। याद करो IUCN ने एक अलग लिस्ट दी थी, ठीक है, जो कम थी। फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मे, उन्होंने बोला नहीं बाबा ये लिस्ट तो एक्चुअली बहुत कम है, अभी तो हमने आधे से ज्यादा स्पीशीज को क्या किया है, एक्सप्लोर ही नहीं किया है, डिस्कवर ही नहीं किया है, और उसी के पहले वो क्या हो रही है, एक्सटेंट हो रही है। तो उनका नंबर कुछ और आया था। तो बेसिकली यहाँ पे वो IUCN का नंबर पूछ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट उसी का मतलब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाट इज द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे। वही मे है, ठीक है, जिन्होंने कुछ दूसरा नंबर दिया था। तो देखते हैं आंसर। IUCN in the year 2004 has described slightly more than 1.5 million species of plants and animals. According to Robert May, 7.7 million is the global species diversity. क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, हमको पता ही नहीं है कि वो दिखती कैसी है, मतलब येट टू बी डिस्कवर्ड। और एक लाइन बोली थी उन्होंने कि अगर यही इसी स्पीड से ये चारों इवल क्वाड्रेंट कौन कौन से, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा एलियन स्पीशीज इन्वेजन, तीसरा तुम्हारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और आखिरी एक्सटेंशन, तो रिजल्ट क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। मतलब जो स्पीशीज डिस्कवर ही नहीं हुई है वो क्या हो जाएंगी, एक्सटेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो नंबर याद रखने हैं, 2 डिजिट्स याद रखने हैं, कौन से, 1.5 मिलियन, मोर देन 1.5 मिलियन किसके अकॉर्डिंग, IUCN के अकॉर्डिंग, और 7 मिलियन के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25।
व्हाट इज मीन बाय एलियन स्पीशीज इन्वेजन, लो कोई भी दूसरी जगह से हम दूसरे हैबिटेट से एक स्पीशीज उठा के लाए, यहाँ पे रख दिया, रिजल्ट ये हुआ वहाँ की नेटिव लोकल इंडिजिनस स्पीशीज क्या होने लगी, मरने लगी, गायब होने लगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल था ज़्यादा और जो बाहर से स्पीशीज आई थी वो बेटर तरीके से क्या कर रही थी, अडेप्ट कर रही थी। देखो, नेम वन प्लांट एंड वन एनिमल स्पीशीज एलियन इन्वेजन दैट आर थ्रेट टू आर इंडियन नेटिव स्पीशीज, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है वो हमको ही लिखना है, कौन सा है, कॉर्निया वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। इंटेंशनल और चांस इंट्रोडक्शन, अब देखो इंटेंशनल मतलब जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया गया, और चांस जैसे वो इकॉर्निया मैंने बताया था जिसको जलकुंभ भी बोलते हैं, वाटर हाइसिकैन, ब्रिटिशर्स लोग ले आए क्योंकि उनको सुंदर लगता था, पर वो तो उनको इन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया था, उनको सुंदर लगता था, उनको लगा था हर जगह होना चाहिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटेंशनल भी है, पर उनको ये नहीं पता था इसका रिजल्ट क्या होगा, वहां की लोकलाइट या नेटिव स्पीशीज क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो चलो आंसर पढ़ते हैं। इंटेंशनल और चांस इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज इनटू न्यू आइलैंड और कंट्रीज बाय मैन इज कॉल्ड एलियन स्पीशीज इन्वेजन। फॉर एग्जांपल, नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका कॉज लॉस ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिशेस, ये तो तुम्हारी बुक में दिया ही हुआ है, तो ये तो अपन लिख के ही आएंगे। दूसरा, प्लांट एलियन स्पीशीज लैंटाना कैमारा एंड एनिमल एलियन स्पीशीज कैलरियस गैरपाइनस आर द थ्रेट टू आर इंडियन नेटिव स्पीशीज। तो ये इतना तो अपन को याद करना है, ठीक है। इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, इतना आने का थोड़ा कम चांसेस है, पर हाँ एलियन इन्वेजन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो अगर तुमको कुछ भी नहीं याद आए तो दो एग्जाम्पल तो लिख के आओगे, नाइल पर्च का क्योंकि बहुत बार मेंशन हुआ है, दूसरा इकॉर्निया का, और इंडिया के दो नए नाम याद कर लो जो मैंने ब्रैकेट में लिख के स्टार मार्क किए, कौन कौन से, इकॉर्निया भी लिख सकते हो इंडियन में, ठीक है, कौन सा, लैंटाना कैमरा, एंड एनिमल में कौन सा है तुम्हारा, क्लैरियस गैरपाइनस। तो ये दो क्या है, थ्रेट है इंडियन के नेटिव स्पीशीज के लिए। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन को एक्सटेंशन विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। अब को मतलब क्या, साथ में, एक्सटेंशन मतलब एक साथ गायब हो गए। बताओ ये कहाँ पढ़ा था, ये हमने जैसे कोई एक टाइप का प्लांट और एनिमल या दो प्लांट, ऐसा रिलेशनशिप है, कैसा म्यूचुअलिज्म वाला, ये पुराने चैप्टर से उठा रही हूँ मैं, है ना। दो स्पीशीज है, दो ऑर्गेनिज्म है जिसमें म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप है, मतलब दोनों इंटरडिपेंडेंट है। तुमको पता नहीं था कि दोनों इंटरडिपेंडेंट थे, तुमने एक स्पीशीज को हटा दिया, हो सकता है वो हट गई, एक्सटेंट हो गई ड्यू टू आइदर ओवर एक्सप्लॉयटेशन या फिर तुम्हारे एलियन स्पीशीज इन्वेजन या तो फ्रेगमेंटेशन के कारण। रिजल्ट ये हुआ 1-2 साल बाद जो दूसरी स्पीशीज उसके ऊपर इंटरडिपेंडेंट थी, जो म्यूचुअलिज्म वाले रिलेशनशिप में थी, वो भी क्या हो गई, गायब हो गई। तो ऐसा रिलेशनशिप या को एक्सटेंशन का मतलब क्या है, एक साथ दो स्पीशीज का क्या हो जाना, गायब हो जाना। तुमको पता नहीं था कि दोनों इंटरडिपेंडेंट थी एक दूसरे की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो आंसर, को एक्सटेंशन रेफर टू द डिसअपीयरेंस ऑफ अ species with the extension of another species of plant or animal with which it was associated as an obligatory way। obligatory मतलब एक को फायदा तो दूसरे को फायदा, दूसरे को नुकसान तो पहले वाले को नुकसान। आई बात समझ में। एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म वाला, कौन सा, फिग एंड वास्प, जैसे प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, और चाहो तो लिख लो फिग मतलब तुम्हारा अंजीर एंड वास्प। तो देखो ये वापस फिग एंड वास्प इस चैप्टर में भी है और अगर पुराने चैप्टर में भी था। तो जो टॉपिक बायो में, बायो क्या कौन से भी सब्जेक्ट में जो टॉपिक तुम्हारी बुक में ही 2-3 जगह आ जाए, ठीक है, अलग अलग चैप्टर के अंदर या एक चैप्टर के अंदर ही 2-3 जगह मेंशन हो जाए, तो वो तुम्हारा बन जाता है 110% क्वेश्चन। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, justify with the help of an example where a deliberate attempt of human has led to extinction of particular species। मतलब बताओ कि ह्यूमन के जानबूझ के एकदम इंटेंशनल इंटरफेरेंस के कारण क्या हुआ है, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज क्या हो गई, गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। हाँ बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर लो, जैसे डोडो, इतनी ओवर हंटिंग हो गई, इतनी ओवर हंटिंग हो गई कि गायब हो गई। दूसरा, बहुत सारी जो सी काऊ थी तुम्हारी, उसका भी तुमने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंशन, मीट उसका इजीली अवेलेबल था तो बस उसको, और उसको मारना इजी था तो बस वो इतना ज़्यादा वापस ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ओवर हंटिंग हो गई कि वो गायब हो गई। चलो आंसर देखते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल हैज़ लीड टू एक्सटेंशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। जैसे ये वाली जो
जो दिख रही है वो कौन सी है, स्टेलर सी काउ। सी काउ अभी भी है, पर उसमें से पर्टिकुलर एक टाइप की जो वैरायटी है स्टेलर सी काउ, ये क्या रहती थी, ऊपर ऊपर ही रहती थी, है ना, समुद्र के ऊपर। और होता क्या था, बड़ा मैमल है और बहुत स्लो चलता था, तो बहुत इजीली हंट हो जाता था वापस। कुछ लोग बोलते इसका मीट बहुत टेस्टी था, अब मैंने तो कुछ टेस्ट किया नहीं तो मैं क्या बताऊं, पर वैसे भी ये सही बात तो है नहीं कि सिर्फ खुद के टेस्ट के लिए इतना ओवर हंटिंग कर दो कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज ही गायब हो जाए। ठीक, उसके बाद दूसरा पैसेंजर पिजन, तो वापस सेम लॉजिक पैसेंजर पिजन के साथ था, इनफैक्ट सेम लॉजिक डोडो के साथ भी था। डोडो भी एक ऐसी हैवी बर्ड थी, ठीक है, टर्की के बराबर के साइड्स की बर्ड थी, वापस स्लो दौड़ती थी और वापस इजीली हंट हो जाती थी। तो क्या हो गया, रिजल्ट क्या हुआ, एक्सटेंशन हो गया। तो इसमें से मैम याद क्या करना है, याद तुमको दो एग्जाम्पल याद करने, कौन से, दो एक्सटेंट स्पीशीज के। मैंने बोला था ना पुराने वाले वीडियो में कि दो एक्सटेंट स्पीशीज के नाम याद करो, दो एंडेंजर्ड के नाम याद करो, दो वल्नरेबल के नाम याद करो, और दो कौन सा, थ्रेटेंड स्पीशीज के नाम याद करो। तो ये दो सबके नाम याद करने, उसमें से ये दो हो गया तुम्हारा कौन सा, एक्सटेंट स्पीशीज के नेम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। What is the IUCN रेड लिस्ट? वो बोल रहा है बता IUCN की रेड लिस्ट क्या है। देखो तुमको याद है, रेड लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें क्या लिखा हुआ है, एंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम लिखा हुआ है, जो खतरे में है, तभी नाम है रेड लिस्ट। और IUCN को फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो, गिव एनी टू यूज ऑफ दिस लिस्ट, तो आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले IUCN का फुल फॉर्म लिखना है, वापस पूछे ना पूछे इतना सा मेंशन किया है, हम पूरा लिख के आएंगे। ठीक है, उसके बाद मेंटेन अ रेड डेटा लिस्ट which is a category of taxa facing the risk of what, extinction, मतलब endangered species। ठीक है, उसके बाद the main use of this list are as follows, it helps to identify and document the species with a high risk of extinction, also help to provide awareness of the degree of the threat of biodiversity। अब इसमें से ये लोगो भी याद रखना है, दो ये तुम्हारा लोगो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट रेड लिस्ट का नाम मेंशन है, तो नाम मेंशन है तो हो सकता है ये सिंबल ही दे दे तुमको और पूछ ले बताओ ये सिंबल किस चीज को डिनोट करता है। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, IUCN रेड लिस्ट को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, देखो यहाँ IUCN लिखा भी है, तो ये जो पैर दिख रहा है वो एनिमल के लिए और जो ऐसे पत्ती जैसा शेप है वो प्लांट्स के लिए। तो वो लिस्ट मेंटेन करता है कि कौन से जो स्पीशीज है वो कौन से कैटेगरी में, लिस्ट ऑफ बस वर्ज ऑफ एक्सटेंशन मतलब एंडेंजर्ड कैटेगरी में। दूसरा क्या हेल्प करता है कि हम उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ये भी टेक्निक्स को डेवलप करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। The given graph shows species area relationship। वापस तुम्हारी बुक में ये वाला जो ग्राफ है ये हुआ इंपॉर्टेंट, जैसे पिछले चैप्टर में था तुम्हारा ग्रोथ कर्व वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट, जो पिरामिड का जो 3 पिरामिड्स तुमने पढ़े थे पॉपुलेशन पिरामिड वो इंपॉर्टेंट थे। सिमिलरली इस चैप्टर का ये वाला ग्राफ क्या है, इंपॉर्टेंट। क्यों, वहां पे तुमने 2 ग्राफ पढ़े थे, कौन कौन से, जल्दी से बताओ, वे ऐसे ही याद करते हैं। पहला था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा था कौन सा, सिग्मॉइड या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। यहाँ पे भी 2 कर्व है, एक है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और दूसरा है ए जो है बेंट लाइन है। दोनों में z की वैल्यू अलग है। क्यों, एक में तुम देखते हो लार्ज स्केल पे कॉन्टिनेंटल लेवल पे जिसमें 0.1 से लेके 0.6 के बीच में तुम्हारी z की वैल्यू आनी चाहिए। अगर उसे एक्सीड कर गई तो तुम छोटे एरिया में देख रहे हो। वापस ए का नाम कुछ और है, बी का नाम कुछ और है, हो सकता है वही पूछ रहे हो। तो देखो, द गिवन ग्राफ शो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, राइट द इक्वेशन ऑफ द कर्व ए एंड एक्सप्लेन। तो वो बस पूछ रहे हैं बताओ क्या है। तो इक्वेशन क्या है ए की, s माइनस सी एस टू द पावर z। z क्या हुआ तुम्हारा, वही कांस्टेंट जिसकी वैल्यूज हम डिसाइड करते हैं। तो देखो जरा, तो s क्या है तुम्हारा, स्पीशीज रिचनेस है, a क्या है, एरिया है, क्योंकि तुम्हारा ग्राफ किसके बीच में प्लॉट है, एरिया, तो a हुआ तुम्हारा एरिया और s क्या है हुआ तुम्हारा स्पीशीज हुआ। c और y क्या है, इंटरसेप्ट है, और z क्या है तुम्हारी स्लोप ऑफ लाइन, या ज्यादा बेटर है बोलना रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और तुम जो भी वैल्यू इसमें रखते हो बेसिकली z ही कैलकुलेट करते हो। वापस z की वैल्यू किसके बीच में रही, 0.1 से लेके 0.6 के बीच में। तो ये क्या है, बड़े लेवल पे तुम क्या देख रहे हो, डाइवर्सिटी, किस में, स्पीशीज में। कितने बड़े लेवल पे, कॉन्टिनेंटल या कंट्री लेवल पे। ठीक, छोटी वैल्यू आई तो क्या बोलोगे, कौन से एरिया पे, कम एरिया पे देख रहे हो। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो ये है इंपॉर्टेंट स्लोप, स्टार मार्क कर लो, या तो ड्रॉ करने के लिए आ जाए, या तो इसके ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है तुम्हारी बुक में वो लिखने को आ जाए, z से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, या तो इसी का लेबलिंग गायब कर देंगे और बोलेंगे बताओ क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है। वापस इस टाइप के क्वेश्चन जाएंगे कहाँ पे, तुम्हारा सेक्शन बी 3 मार्कर में, पर अकेला यही नहीं आएगा, उसके अभी सब पार्ट्स आएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
ओके अच्छा, ये वाला वही ग्राफ के बारे में है। तो देखो वापस उन्होंने बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ द कर्व ए एंड एक्सप्लेन। तो कर्व तो लिख रहा है, एक्सप्लेन भी करो कि ए बताता क्या है। तो देखो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इसमें से याद क्या करना है, हम्बोल्ट जिसने क्या दिया था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ऑब्जर्व दैट विद इन द रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज एक्सप्लोर एरिया बट अप टू अ लिमिट। तो ए वाला बोला था जो लीनियर चल रहा है, जैसे जैसे स्पीशीज में आगे बढ़ते जाओगे स्पीशीज रिचनेस की वैल्यू क्या बढ़ती जाएगी, ज्यादा बढ़ती जाएगी। पर ये सही था क्या, नहीं, क्यों, ये पर्टिकुलर लिमिट तक ही सही रहेगा। तो ए वाला एक्चुअली रियलिस्टिक ग्राफ दिखाता है। देखो बढ़ता गया बढ़ते गया, एक टाइम आने के बाद क्या बन गया, वो कांस्टेंट स्टेबल बन गया। ठीक है, तो वो यही स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। बी पॉइंट देखो इसका, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा लाइक एंजियोस्पर्म बर्ड फिशेस टर्न आउट टू बी एट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो वापस क्या, इसका शेप याद रखना है। किसका शेप, ये ए वाले का। वहां तुमने दो शेप पढ़ लिए अभी तक ग्राफ के, पहला वाला था जे शेप, टी शेप, या फिर तुम्हारा कौन सा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, सिग्मोइड या एस शेप किसका था, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। अगर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में तो एक्चुअल रियलिस्टिक ग्राफ बनता है वो क्या रहता है तुम्हारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब क्या बोलता है, जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर करोगे तुम्हारा स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ता जाएगा बट एक पर्टिकुलर लिमिट तक। तो वहीं पे वो किस में आने लगेगा, स्टेबिलिटी में आने लगेगा ना, हॉरिजॉन्टल बनने लगेगा। पर हम रेफर किससे करते हैं, लीनियर ग्राफ से, जो पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर हमको पता है ऐसा नहीं होता। एक्चुअली कौन सा ग्राफ है, ए वाला ग्राफ है। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज मच लेसर देन दैट ऑफ एनिमल, वाई। बताओ, जो प्लांट की स्पीशीज डाइवर्सिटी वो कम है एज कंपेयर टू एनिमल। अरे एनिमल में और प्लांट में मेजर डिफरेंस बताओ क्या, कि जो एनिमल है वो मूवमेंट शो कर सकता है, मूवमेंट से ज्यादा करेक्ट वर्ड है लोकोमोशन शो कर सकता है, यहाँ से वहाँ जा सकता है, अडेप्ट कर सकता है। ठीक है, पर वही प्लांट कर सकता है क्या, वो एक ही जगह फिक्स है। ठीक है, वो डिपेंडेंट है किस पे, और टेम्परेचर और इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। प्लांट बहुत सेंसिटिव होते हैं, एनिमल वहाँ से क्या कर लेगा, या तो फिजियोलॉजिकल चेंज लाएगा इवोल्यूशन के साथ, या तो उस जगह से भाग जाएगा माइग्रेशन, या तो सो जाएगा। मतलब उसके अगेंस्ट compete करने के बहुत सारे तरीके एनिमल्स के पास। ठीक है, तो चलो आंसर देखते हैं। द स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इज मच लेसर देन दैट ऑफ एनिमल बिकॉज मोस्ट एनिमल पोजेस नर्वस सिस्टम, जो क्या करवा रहा है, एडेप्टेशन करवा रहा है। ठीक है, दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटी ऑफ एनिमल। ठीक है, दे ऑल्सो पोजेस रिसेप्टर टू रिसीव एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। सम ऑफ दीज रिस्पॉन्स आर एडेप्टिव एंड इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। तो देखो वही चीज मैंने बोली क्या, कि एनिमल क्या कर सकता है, उस जगह से भाग सकता है, माइग्रेट कर सकता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ला सकता है। पर प्लांट्स नहीं कर सकते, क्यों, एनिमल्स क्या है, हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उनमें क्या है, ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स वाला सिस्टम डेवलप है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप है थ्रू हार्मोनल। अब बोलोगे मैम 11th में भी हमने प्लांट्स में भी हार्मोन पढ़े थे, ऑक्सिन, जिबरलिन, हाँ ठीक है, पर वहां पे सिर्फ तुमने 5 हार्मोन पढ़े थे, और यहाँ पे तो हर एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल हार्मोन है। ठीक है, तो हम ज्यादा बेटरली क्या हुए, इवॉल्व हुए एज कंपेयर टू प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद हम में क्या है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिस्पॉन्स सिस्टम है, तो वो हमको क्या हेल्प कराता है, अडेप्ट करने में मदद करता है। ठीक है, पर प्लांट्स के पास वो ऑप्शन नहीं है, तो बट ऑब्वियस वो कहीं जा नहीं सकते, भाग नहीं सकते, उसी जगह से स्टक है, पूरी तरह डिपेंडेंट है सॉइल पे, उसके बाद वाटर पे, ऑक्सीजन पे, सनलाइट पे। हमारा सिर्फ वाटर पे डिपेंडेंट और प्रोड्यूसर्स पे। आज सच इतना मतलब वहां से भाग के कहीं ना कहीं ये 2 चीजें तो मिल ही जाएंगी। ठीक है, पर ज्यादा अब देखो ये तो हुआ एकदम समझने के लिए, पर आंसर क्या लिखोगे, वर्ड्स देखो, जितना भी मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन किए वो है तुम्हारा आंसर। क्या बोलोगे, पोजेस, एक तो हायर डेवलप्ड है, ज्यादा बेटर तरीके से इवॉल्व हुए, पहला पॉइंट। दूसरा उसी वजह से क्या है, हमें नर्वस सिस्टम है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो हम तीसरा क्या कर सकते हैं, इन्हीं दोनों की मदद से अंदर के इंटरनल एनवायरमेंट को कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। होम्योथर्मिक है कि नहीं, और अगर होम्योथर्मिक नहीं भी है तो बहुत सारे एनिमल पॉइक्लोथर्मिक है, बट वो अडेप्ट कर सकते हैं इन्हीं सिस्टम की मदद से। तो क्या लिखा है, एडेप्टिव नेचर है। ठीक है, और इंश्योर क्या करता है, जो इंश्योर करता है सर्वाइवल। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 31।
With the help of an example, explain how alien species invasion cause biodiversity loss. अब ये तो पता ही है, दो एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग पड़े हुए हैं, नाइल पर्च का, वाटर हाइसिकेंथ का. इसी को पूछने का दूसरा तरीका, एलियन स्पीशीज आर थ्रेट टू नेटिव स्पीशीज. हाँ, नेटिव स्पीशीज, लोकल स्पीशीज, इंडिजिनस स्पीशीज. क्यों? बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, बेटर एडेप्टेबिलिटी, बेटर कॉम्पिटिशन. ठीक है, तो होता क्या है, वहाँ की लोकल स्पीशीज एक्सटेंट हो जाती है क्योंकि रिसोर्सेज कौन यूज कर लेता है? पूरा का पूरा एलियन स्पीशीज. जस्टिफाई टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल एंड प्लांट alien species. तो देखते हैं, alien species become invasive, competent with the native species and cause extinction of indigenous species. पता ही है alien species का ही मतलब है. Introduction of Nile perch into Lake Victoria lead to extinction of more than 200 cichlid fishes in that lake. Second, carrot grass. ठीक है, Parthenium and Lanthena introduced in our country have become invasive and cause environmental damage. They pose a great threat to native species of plant in our फॉरेस्ट. कैरेट ग्रास मतलब वो गाजर घास, देखा होगा ना, हर जगह उगी हुई दिखेगी, कुछ इस तरीके से है. देखो आसपास गलती से हाथ लगा लोगे तो बस खुजली होती रहेगी, पूरे टाइम खुजली होती रहती. मतलब मैम ये हमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ मिलती ही नहीं थी. पर कैसे थी? बाहर से लाई गई थी, क्योंकि वापस भाई ब्रिटिशर्स को बड़ी सुंदर लगती थी. तो अब आप बोले कि मैम क्या सुंदर है उसमें? अब उनको सुंदर लगती थी, उन्होंने बोला हर जगह लगाएंगे. जैसे तुम्हारा जलकुंभी, वाटर हाइसिकेंथ है ना, एक और वो आए, ये भी लेके आ गए. पर अब अनफॉर्चुनेटली इसका एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छा निकला. तो यहाँ की जो लोकल घासेस है, लोकल स्पीशीज है, वो क्या हो गई? एक्सटिंक्ट होने लगी, कम होने लगी. और आज हर जगह, यकीन मानो हर जगह तुमको ये गाजर घास दिख जाएगी, है ना. अब बोलोगे मैम ये वाइट वाइट इतना बड़ा बड़ा पौधा होता है अराउंड, और छोटे छोटे वाइट वाइट फूल आते हैं उसमें. ठीक है, अगर उस वाइट को तुमने टच कर लिया तो बस खुजली जो शुरू होती है वो नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाती है. मूव करें आगे. तो ये इजी है. नाइल पर्च तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है क्योंकि बहुत बार तुम्हारी बुक में दिया हुआ है. चलो आगे मूव करते हैं. वापस जो पार्थेनियम और लैंथेना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडियन नेटिव स्पीशीज को हार्म कर रहा है. इसलिए तुम्हारा अलग से भी एक क्वेश्चन था जहाँ पे वेरी शॉर्ट में हमने पढ़ा था कि सिर्फ नेटिव या इंडियन स्पीशीज को डैमेज कर रहा है, उनका एग्जाम्पल बताओ. इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है. चलो आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन? याद करो, मैंने बताया था इन मतलब उसी जगह पे, उसी जगह जो जानवर रह रहा है उसी के हैबिटेट में. तुमने बोला हम तुमको वहीं प्रोटेक्ट करेंगे, तुमको कहीं जाने नहीं देंगे, तुमको यही रहना है. बाकी जो अनवांटेड लोग हैं उनको भगा देंगे. तो एग्जाम्पल क्या रहा? नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व. तो मतलब एनिमल को उसी के हैबिटेट में जहाँ वो ग्रो हो रहा है, उसका जो एनवायरमेंट है वहीं रख रहे हैं, वहीं कंजर्व कर रहे हैं. और हम क्या रोक रहे हैं? ह्यूमन की एक्टिविटीज रोक रहे हैं, हंटिंग, पोर्चिंग, ये सारी चीजें रोक रहे हैं. ठीक है, एक्सिट अब यहाँ नहीं बच पा रहा है तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम तुमको यहाँ से एग्जिट करवा रहे हैं, मतलब एक्स निकाल रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तुमको वहां प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे. और जब तुमको हमें लग जाएगा कि हाँ यू कैन बी री इंट्रोड्यूस इन योर नेचुरल हैबिटेट, हम वापस इंट्रोड्यूस करवा देंगे. तो एक्स2 मतलब दूसरी जगह, जैसे जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन. ठीक है, चलो आंसर देखते हैं. इन सीटू और एक्स2 कंजर्वेशन. एक और चीज याद रखो, जब भी क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस पूछे ना, प्लीज इस टाइप के टेबल बना लो. तुम लोग क्या करते हो, ऐसे टेबल नहीं बनाते, पैरा के फॉर्म में लेके पॉइंट डाल के रखते हो. प्रॉब्लम ये होती है कि जो चेकर होता है उसका टाइम वेस्ट होता है, और जहां तुमने चेकर को एजिटेट किया, मतलब गुस्सा दिलाया है ना, उसको परेशान किया, वहां तुम्हें जहां 1 मार्क मिलने वाला होगा वो बन जाएगा आधे मार्क में. ठीक है, तो हम याद रखना है, बायोलॉजी में वापस क्या, डायग्राम पूछे या ना पूछे हम बना के आएंगे, एग्जाम्पल पूछे या ना पूछे हम लिख के आएंगे, और डिफरेंस में हम डिफरेंस किस फॉर्म में लिख के आएंगे? टेबल के फॉर्म में लिख के आएंगे. ठीक है, तो देखो जरा, इन सीटू और एक्स सीटू. इन सीटू इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्पीशीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट बाय प्रोटेक्टिंग और क्लीनिंग अप द हैबिटेट. ठीक है, एक्स सीटू इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्पीशीज बाय रिमूविंग इट मतलब एनिमल को, ठीक है, फ्रॉम अनसेफ हैबिटेट एंड प्लेसिंग इट अंडर द कार मतलब यहाँ पे कार नहीं, मतलब सेफर जोन में. ठीक है, उसके बाद अंडर द केयर. ठीक है, आई बात समझ में? हो सकता है वापस इसको तुम रीइंट्रोड्यूस भी करा दो. सेकंड, इट हेल्प इन रिकवरिंग द पॉपुलेशन इन द सराउंडिंग. बट ऑब्वियस तुम वहीं पे बोल रहे कि अपने नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करो, रिप्रोड्यूस करो, नंबर बढ़ाओ. ठीक है, पर यहाँ वहाँ हो नहीं पा रहा था, इसलिए उनको निकाल के यहाँ ले आए. इट हेल्प्स टू इन रिकवरिंग द पॉपुलेशन अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन. अब देखो, सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर ब्लैक बक ले लो. ठीक है, वो चल रहा था, हंट हो गया, उसका पैर वो बीमार हो गया. अब तुमने सोचा उसको ऐसा तो छोड़ोगे नहीं,
तुम उसको उठा के लाए, लेके आए जू में, या उसी से जो तुम्हारा नेशनल पार्क है वहीं पे एक छोटा सा जू बना होगा जो कंजर्व, वहाँ पे मरहम पट्टी की, पूरा मेडिकल केयर दिया, तुमको लग रहा है कि नहीं अभी ये उतना उस फिट नहीं है कि वापस अपने हैबिटेट में रह सके, तो वहीं रख लिया। हो सकता है वहाँ से तुमने ट्रांसफ़र किसी जूलॉजिकल पार्क में कर दिया। पर अगर तुमको लगा नहीं ये सब ठीक है, वापस हैबिटेट में री इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो तुम बट ऑब्वियस री इंट्रोड्यूस करा दोगे। ठीक है, मूव कर अगले पार्ट पे, वापस क्या लिखोगे? एग्जाम्पल। देखो तो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरीज किस में आएंगे? इनफैक्ट हॉटस्पॉट भी क्या है तुम्हारे? इन सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, उसके बाद एक्स2 में क्या आया? बोटानिकल गार्डन, जीन बैंक, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, इतने सारे, उनमें से कोई भी 2 लिख के आ जाओ। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, giving 2 reasons explain why there is more species biodiversity in tropical latitude than temperate one। ये क्वेश्चन भैया रीजनिंग का हुआ, ये पूरा जाएगा तुम्हारा 1.5 मार्क में, सेक्शन बी का क्वेश्चन है। हमने बहुत बार पढ़ा है, वेरी शॉर्ट में भी पढ़ा है और अब हम शॉर्ट में भी पढ़ रहे हैं कि बताओ कि स्पीशीज डाइवर्सिटी तुमको ट्रॉपिक एरिया में ज़्यादा क्यों मिल रही है एज कम्पेयर टू ठंडे एरिया में जो पोलार रीजन है। तो 2-3 रीजन पढ़े थे, जल्दी बताओ। पहला कौन सा रीजन था कि पोलार में क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, बट ट्रॉपिक में क्लाइमेटिक कंडीशन एज इट इज है, और अभी 1-2 साल से नहीं, मिलियंस ऑफ साल से है ना, मिलियन ऑफ ईयर से, सालों से बोल रही हूँ, इंग्लिश बात कर रही हूँ मैं, इंग्लिश बोल रही हूँ। ठीक है, तो क्या है तुम्हारा जो ट्रॉपिकल रीजन में, उसमें ज़माने नहीं, मिलियन ऑफ ईयर से क्या है, पूरा कंडीशन एज इट इज़ है, अनटच्ड है ना, चेंज नहीं हुआ है। तो चेंज नहीं हुआ है तो स्पीशीज़ में चेंजेस आने के, म्यूटेशन आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ गए। ठीक है, वही अगर तुम पोलार रीजन में देखोगे तो पहला तुमको याद है कि वहाँ क्या हो गया, सपोज करो ग्लोबल वार्मिंग हो गई या टेम्परेचर बढ़ गया तो आइसबर्ग गिर गया तो पूरा हैबिटेट लॉस ही हो गया, तो वहाँ पे चांसेस कम है। दूसरा, एनिमल वैसे ही नंबर में कम मिलते तुमको पोलार रीजन में। ठीक है, क्यों भाई? तुम्हारा ज़्यादा, एक तो बड़े साइज़ के एनिमल मिलते हैं, छोटे साइज़ के नहीं मिलते। क्यों? वो तुम्हारा जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा हीट लॉस, तो ज़्यादा खाना पड़ेगा और ज़्यादा वेजिटेशन तो है ही नहीं वैसे वहाँ पे, इसलिए तुमको छोटे साइज के एनिमल भी नहीं मिलेंगे। ना ही तुमको ज़्यादा कौन मिलेंगे? कॉन्फॉर्मल मिलेंगे, मतलब अंदर से कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, अंदर जितना बाहर जितना टेम्परेचर उतना ही अंदर टेम्परेचर, वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एट द एंड क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा कौन मिलते हैं वहाँ पे? रेगुलेटर्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा रीज़न। तीसरा, एलेंस रूल भी वहीं पे लागू होता है कहीं ना कहीं, तो जब वो पूछेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं सब पार्ट्स आई रहे, समझ में आए? चलो अब इसी जो हमने इतना सब कुछ बोला उसको आंसर लिखना कैसे है वो देखते हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो पहला आंसर क्या लिखा है? बायोडाइवर्सिटी इज मोर इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड दैन इन टेम्परेट वन, पता ही है। चलो रीजंस देखते हैं। स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम चाहिए बॉस, और ऐसा टाइम चाहिए जहाँ पे किसी ने भी, मतलब नेचर ने डिस्टर्ब नहीं किया हो, अनचेंज रहा हो, है ना, टच नहीं हुआ हो, तो क्यों? वही क्या प्रमोट करेगा? स्पीशिएशन को प्रमोट करेगा। द टेम्परेट रीजन, कौन सा टेम्परेट? मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से के ऊपर वाला जो आर्कटिक सर्कल है उसके बीच का जोन। ठीक है, द टेम्परेट रीजन वेयर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, व्हाइल द ट्रॉपिक मतलब वापस कंफ्यूज नहीं होना है, ये तुम्हारी इक्वेटर है, तो इक्वेटर हुई 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये आई तुम्हारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब पढ़ा हुआ है तुमने ज्योग्राफी में 10th में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आती है, और यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ पे कौन है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये जो बीच वाला जोन है, ये पूरा, ये कौन सा है? तुम्हारा ट्रॉपिक जोन है। इसके बाद कौन सा मिलता है तुमको? तुम्हारा टेम्परेट जोन मिलता है, जो डॉट डॉट से दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आता है? फ्रिजिड जोन, मतलब जो तुम्हारा पोलार एरिया है। तो हुआ क्या है, क्या बोल रहे हैं वो, कि जो ट्रॉपिक एरिया है वो अनडिस्टर्ब रहा है, बट जो टेम्परेट है वो किसका सब्जेक्ट रहा है? ग्लेशिएशन का। वही ग्लेशियर्स बने, गिर गए, बड़े बड़े पहाड़ बने, टूट गए, तो हैबिटेट क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो देखो जरा, while the tropic have remained undisturbed, ठीक है, एंड सो हैड लॉन्गर टाइम टू इवॉल्व मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी। दूसरा पॉइंट, मोर सोलर रेडिएशन इज अवेलेबल इन ट्रॉपिकल रीजन। अब ज्यादा सोलर एरिया मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे होगा? ज्यादा प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स, जहां प्लांट्स उनको ज्यादा मिलेंगे, उनको खाने वाले लोग भी ज्यादा वैरायटी मिलेगी। देखो
This lead to direct to more productivity and indirectly to greater species diversity. याद करो मैंने बताया था कि पोलर रीजन में कम क्यों है, क्योंकि वापस वहाँ पे क्या कम है, वेजिटेशन कम है। वेजिटेशन क्यों कम है, क्योंकि वेजिटेशन किससे होता है, प्लांट से। प्लांट कौन सी प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। कौन सा लाइट चाहिए भैया, सनलाइट चाहिए। जिस जगह सनलाइट ही नहीं है 6-6 महीने के लिए, तो वहाँ पे वेजिटेशन भी तो कम हो जाएगा, ठीक है। देखो थर्ड, द एनवायरमेंट ऑफ ट्रॉपिक इज लेस सीजनल एंड रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड predictable, which encourage niche speciation and species diversity. वही क्या है, unpredictable मतलब unchangeable है, वही कभी कांस्टेंट चल रहा है पूरे टाइम। क्या मिलने वाला है, सनलाइट मिलने ही वाली है, ठीक है। तो क्या है, लेस सीजनेबल है, रोज धूप पड़ेगी रोज बारिश होगी, तो होगा क्या, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों, प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, बस इतना सुन लो तो सब कुछ याद आ जाएगा। लंग ऑफ फॉरेस्ट, जिसका क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है, याद आ गया। चलो आगे पढ़ते हैं। हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, हाँ ये आखिरी पॉइंट था, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को कि जो अमेजोनियन फॉरेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज या डाइवर्सिटी क्यों है, कैसे है। तो आंसर देखो, द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज फाउंड इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इज अ birthplace of about 40,000 species of plants and 125,000 species of insects, 3,000 species of fishes, 427 species of amphibian, 378 species of reptile, 1300 of birds and 427 of mammal. अब बोलोगे मैम इतना सारा सब कुछ याद करना पड़ेगा क्या, नहीं, ये सिर्फ एक तुम्हें फॉर्मेट दिखा है। जनरली जो ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, वो चले जाते हैं केस स्टडी बेस में, ठीक है। पर इस चैप्टर में से केस स्टडी बेस जाने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर गया भी तो वो पूरा पाई डायग्राम जाएगा और उसके साथ ये सारा लिखा हुआ भी जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे डिजिट्स है तुमको याद करने, वापस कुछ डिजिट्स याद करने पड़ेंगे। कौन से मैम, कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है टोटल, इंडिया में कितनी है, इंडिया में कितना फ्लोरा मिल रहा है, कितना फौना मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इंडिया से रिलेटेड जो जो नंबर है वो याद करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, अमेजन से इन जनरल तुम याद रखो उतना सफिशिएंट है। एक और चीज जो तुमको याद करनी पड़ेगी, कौन सी, कि एस्टिमेटेड IUCN ने कितना बोला था कि कितना स्पीशीज है, और रॉबर्ट मे ने कितना नंबर बोला था, ठीक है। तो वो नंबर याद करने पड़ेंगे, उससे तुम भाग नहीं सकते। पर जनरली जैसे ऐसे नंबर वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो तुमको केस स्टडी बेस में मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस में नहीं आया तो वो क्या करेंगे, रीजनिंग में रखे सेक्शन ए का कुछ पोर्शन रहेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इतना डायरेक्ट आजकल नहीं पूछते, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो बोलोगे नहीं मैम फिर भी इसमें से कुछ याद करना ही है, सपोज करो आ ही गया तो हम क्या लिखेंगे। तो इतना सारा नहीं लिख के कुछ कुछ याद रख लो कि 40,000 प्लांट की स्पीशीज है और अराउंड 1,25,000 किसकी स्पीशीज है, इंसेक्ट्स की है। बाकी तुम सब 300-400 की रेंज में एक रफ एस्टिमेट लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। इन द बायोस्फीयर, अच्छा बायोस्फीयर का मतलब क्या है, ऐसा जोन जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर भी है, और जहाँ पे क्या है, लाइफ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। आगे, इमेंस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन एनी 2 लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो इन्होंने इतना सब कुछ बकवास दिया है, इसका कोई बेसिक सेंस नहीं बनता। मेन क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एक्सप्लेन एनी 2 लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तुमने 3 कैटेगरी में पढ़ी है, कौन कौन सी, जेनेटिक, दूसरी स्पीशीज, और तीसरा कौन सा, इकोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है, याद आया। अब उसमें से कोई भी 2 तुमको लिखनी है। तो आंसर देखो, लेवल ऑफ biodiversity is in biosphere. पहला, genetic diversity. It refers to the diversity of genes with a species. For example, there are more than 50,000 genetically different strain of rice in India. वापस genetic diversity का भी एक एग्जाम्पल याद करके जाना है, species diversity का भी एग्जाम्पल याद करके जाना है, और ecological तो तुम खुद ही लिख सकते हो, habitats लिख के आ जाना, ठीक है। अब देखो दूसरा, species diversity. It refers to the number of different species within a given region. For example, Western Ghats have greater amphibian species diversity than Eastern Ghats. तो ये तो पता है, जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे अगर तुम्हें वैरायटी मिल रही है, वेरिएशन मिल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीन जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे एक ही स्पीशीज है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या दिख रहा है, म्यूटेशन के कारण चेंजेस आ गए। जैसे कैसा है, राइस में कितने स्ट्रेन्स है तुम्हारे पास, 50,000 जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और सिमिलरली स्पीशीज में, स्पीशीज डाइवर्सिटी में तुमने देखा
था कि जो वेस्टर्न घाट है इंडिया के उसमें ज़्यादा एम्फीबियन की पॉपुलेशन मिल रही है, या वेरिएशन, पॉपुलेशन ज़्यादा करेक्ट वर्ड है, वेरिएशन या डाइवर्सिटी मिल रहा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। तो ये किसका आंसर हुआ? स्पीशीज डाइवर्सिटी का। एक और डाइवर्सिटी है, कौन सी? तुम्हारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पर यहाँ पूछा कितनी है? 2, तो हम 2 ही लिखेंगे। ठीक है, तीनों पूछी होती तो तीनों लिख के आ जाते। इन केस अगर इस क्वेश्चन में तीनों रहते तो इतना मान के चलो ये क्वेश्चन सेक्शन बी का होता 3 मार्कर में। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। Sometimes the introduction of exotic species, exotic मतलब alien, alien मतलब alien invasion, जादू वाला नहीं, वापस कौन सा? तुम्हारे जैसे एग्जाम्पल हो गया नाइल पर्च, दूसरा एग्जाम्पल एकॉर्निया, याद आया, तीसरा एग्जाम्पल पार्थीनियम, एक और गाजर घास, ठीक है, कैरेट ग्रास, याद आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अपसेट नेटिव स्पीशीज ऑफ द इकोसिस्टम, सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अरे इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े, कोई भी एक लिख दो। चलो आंसर देखते हैं। द एलियन स्पीशीज बिकम इन्वेजिव एंड इट विल कम्पीट विद द नेटिव स्पीशीज रिजल्टिंग इन द एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा फिट है। Introduction of African catfishes of Calaris garipinus for aquaculture purpose, which is also a posing threat to ours। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, जैसे नाइल पर्च का हो गया, दूसरा एकॉर्निया का हो गया, तीसरा गाजर घास का हो गया, पार्थीनियम हो गया, और तुम्हारा और ये तुम्हारा 5वां हो गया कैटफिश। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। लिस्ट द फीचर दैट मेक अ स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो देखो आंसर क्या बोल रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि फीचर्स बताओ, किसके फीचर बताओ ऐसे कम्युनिटी के जो क्या है, स्टेबल है। तो देखो जरा, features of stable biological community is it should not show much variation in productivity from year to year। basically indirectly वो कहीं ना कहीं ट्रॉपिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही पूछ रहे हैं। क्या होता था वहां पे? पूरे टाइम सनलाइट, वेदर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्लाइमेट कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो वो वहीं के वहीं चेंज, मतलब बायोडाइवर्सिटी नहीं, प्रोडक्टिविटी वहीं के वहीं है। तो ये स्टेबल कम्युनिटी का क्या बोल सकते हैं, फीचर है। उसके बाद कोई भी चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर में, वहीं का वहीं कांस्टेंट है। देखो अब सेकंड वाला, इट शुड बी रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा था, तो कैसा रहे? वो रेजिस्टेंट रहे, उससे कुछ फर्क ना पड़े किससे? ओकेजनल डिस्टर्बेंस से। वो डिस्टर्बेंस मैनमेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, पर दोनों से वो क्या रहे? फ्री रहे, बोथ नेचुरल एंड मैनमेड। ठीक है, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, ऐसी जगह जहां पे एलियन स्पीशीज का भी इन्वेजन नहीं, मतलब नेचुरली भी कुछ नहीं हो रहा, ह्यूमन भी कुछ नहीं कर रहा, और एलियन स्पीशीज भी कुछ नहीं आ रही, और वहां का हर चीज क्या है? अनडिस्टर्ब, अनटच। तो ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम क्या हो जाएगा? वहां पे डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा, और सबसे ज्यादा तुमको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, 38. What do you mean by lay species diversity? Name 2 measure of species diversity। अब आंसर देखो, वो पूछे बताओ lay species diversity से मतलब क्या है और 2 क्या measures है उसके लिए। Species diversity to the various type of species present within a region। Basically जो हम बोलते हैं कि जो एक particular zone में मिलती है, endemic जो species होती है, एक particular native species में मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? lay species बोलते हैं। एक particular region तक specific, जैसे हम बोल सकते हैं जो कैंगरू है वो कहाँ मिलेंगे तुमको? ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे। पेंगुइन से वो कहाँ मिलेंगे तुमको? ठंडे एरिया में ही मिलेंगे। ठीक है, सील्स हो गए, पेंगुइन। पोलार बियर कहाँ मिलेंगे? पोल्स में ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये किस टाइप का हुआ? ये हुआ है तुम्हारा एकदम स्पेसिफिक, उसी रीजन में मिलने वाली स्पीशीज। अब the 2 important measure of species diversity are species richness, it refer to the number of species found in a particular area per unit area, और दूसरा species evenness। evenness का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे एक मैं पर्टिकुलर जगह जा रही हूँ, एक ही जगह बहुत ज़्यादा वेराइटी है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है स्पीशीज़ में, फिर पूरा इस जगह फिर नॉर्मल 1-2 स्पीशीज़ मिल रही हैं और ज़्यादा वेरिएशन नहीं, फिर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, फिर नॉर्मल है। evenness मतलब हर जगह कहीं भी जाओगे, हर कुछ कुछ किलोमीटर के बाद अगर मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में बर्ड्स में मेरे को बैबलर्स में 10 डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज मिल रही है, तो आगे जाके भी वो 10 ही मिल रही है, और आगे जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 हो जाएंगी। पर ऐसा वास्ट वेरिएशन नहीं कि एक जगह मेरे को 10 वेरिएशन मिल रहा है बैबलर्स में, बर्ड्स में, और दूसरी जगह पे सिर्फ 2 ही वेराइटी मिल रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पीशीज इवननेस। इट रेफर टू द रिलेटिव अबंडेंस विद द
with which each species is representing its presence in an area। वही चीज़ कि अगर मैं ऐसे यहाँ से सपोज करो ऐसे समझते जैसे तुम अपने गार्डन में बैठे हो, ठीक है, तो गार्डन में गए तो पर्टिकुलर एक गार्डन में बहुत सारे तुमको वहाँ पे अब ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जगह तुमने नई खाद डलवाई हो तो वहाँ पे तुम्हें और बारिश के टाइम पे न्यू पेड़ पौधे लगने लगे, एक जगह ज़्यादा वेराइटी नहीं है, तो ये क्या है, ये स्पीशीज अनइवननेस है। ठीक है, तुमने हर जगह अच्छी मिट्टी डलवाई है पर फिर भी एक पर्टिकुलर जगह तुम्हारे गार्डन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है, प्लांट में बहुत ज़्यादा वैरायटी दिख रही है, वहाँ के इंसेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दिख रहा है तुमको, पर एक जगह तुमने सब कुछ सेम मेंटेन किया पर वहाँ भी ज़्यादा तुम्हें वैरायटी नहीं दिख रही है, तो ये क्या हुआ, अनइवननेस रहा। पर यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, उसका उल्टा बोल रहे हैं, स्पीशीज इवननेस। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, राइट एनी टू हाइपोथेसिस पुट forth, okay, write any two hypotheses put forth by ecologists explaining the existence of greater biodiversity in tropical region rather than temperate region। देखो इनका कितना ज़्यादा फोकस है, बार बार वही अलग अलग चीज़ें घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। अब तक तो हमें याद हो गई होंगी कि बताओ दो हाइपोथेसिस बताओ जो साइंटिस्ट ने रखी है कि तुम्हें टेम्परेट जोन में, वापस टेम्परेट जोन कौन सा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बाद का जोन है, पोलर रीजन तक, इसके बीच में वो कौन सा है, तुम्हारा टेम्परेट जोन है। वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो बीच वाला जोन है जहाँ पे सनलाइट पूरे साल भर मिलती रहती है, वो क्या है, तुम्हारा ट्रॉपिक जोन है। तो ट्रॉपिक जोन में ज़्यादा वेरिएशन क्यों मिलता है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट जोन। हम बहुत सारे रीज़न पढ़ चुके, मत पढ़ो। पहला रीज़न बताओ कि तुम्हारा ट्रॉपिक एरिया में क्या है, पूरे टाइम सनलाइट मिलने वाली है और वहाँ पे अनडिस्टर्ब रहता है कंडीशन, क्लाइमेट फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, वही सेम चीज़ चलता रहता है। पर वही जो टेम्परेट रीजन है बहुत पहले किसका क्या चीज़ फेस करता था, आज भी फेस कर रहा है इनफैक्ट, ग्लेशिएशन। ग्लेशियर फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, वापस फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, अनडिस्टर्ब होने के बाद क्या उसका रीज़न क्या क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा सनलाइट है राउंड देयर तो क्या ज़्यादा रहेगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो कौन रहेगा, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा रहेंगे। जहाँ प्रोड्यूसर्स ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस फ्लोरा तो ज़्यादा वेराइटी में आए गई, पर इनडायरेक्टली उसको खाने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, मतलब एनिमल्स, मतलब फौना, उसमें भी तुमको क्या मिल रहा है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें ये दो तीन तो अब फिंगर टिप्स पे याद हो जाने चाहिए। चलो आंसर देखते हैं। हाइपोथेसिस पुट फॉरवर्ड बाय इकोलॉजिस्ट एक्सप्लेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन दैन इन टेम्परेट आर, स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द टेम्परेट रीजन was subjected to frequent glaciation in the past, while the tropic region had remained unchanged या undisturbed and hence had longer time to evolve more species diversity। Easy है, याद रहेगा। दूसरा, the tropical environment are less seasonal and relatively more constant and predictable than temperate region। niche speciation, ये word याद रखना, niche speciation has been promoted favored by such constant environment and hence there is a greater species diversity। देखो ये आंसर तो अब याद हो ही जाना चाहिए। इसके अलावा भी दो हमने रीजन पूरा पहले डिस्कस किया था, पर यहाँ दो ही पूछे थे तो दो ही बता दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स, तो ये भी तुम्हारा 110% वाले कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा पाई चार्ट पे नहीं आया डायग्राम तो सेक्रेड ग्रुप पे आएगा, अगर हॉटस्पॉट पे क्वेश्चन नहीं आया तो सेक्रेड ग्रुप पे आएगा। मतलब कुछ टॉपिक्स रहते हैं हर एक चैप्टर में अल्टरनेटिव, ये नहीं तो वो पक्का ही फंसेगा। उसमें एक कौन सा आता है, सेक्रेड ग्रुप, वापस ज्यादा मार्क में नहीं जाएगा, 1 मार्क या ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क में जाएगा। कहाँ आएगा, मतलब मैम सेक्शन ए का क्वेश्चन है। क्या है सेक्रेड ग्रुप, वापस ऐसी जगह जो किसने सेव की है, एक पर्टिकुलर ट्राइबल लोग या ट्राइबल कम्युनिटी ने सेव की है। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि ये क्या है, रिलीजियस पर्पस से ये एरिया क्या है, एकदम मतलब पवित्र है ना, पूजा लायक है। पर उस केस में एक्चुअली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या सेव हो रहा है, कुछ एंडेमिक मतलब उसी जगह पे मिलने वाली फ्लोरा और फौना भी सेव हो जा रहा है उसी केस में। तो वहाँ पे कोई काम मतलब काटना, डिफॉरेस्टेशन, जो 4 इवल क्वाड्रेंट है वो उसमें से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो रिलीजियस पर्पस से क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है। और पर सेव करने के चक्कर में क्या हो गया, इनडायरेक्टली फ्लोरा और फौना भी पूरा सेव्ड हो गया। देखो व्हाट इज द रोल इन कंजर्वेशन।
Sacred grove are sacred forest patches around the place of worship. Tribal people, but obvious tribal people ही करेंगे. Tribal people are not allowed to cut even a single branch of tree in this sacred grove, due to which many endemic देखो endemic मतलब उसी जगह पे मिलने वाली, उसी पर्टिकुलर जगह पे मिलने वाली. जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि कैंगरूज तुमको कहाँ मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में. सिमिलरली तुमको पोलार बियर कहाँ मिलेंगे, पोल्स पे. पेंगुइन्स कहाँ मिलेंगे, ठंड एरिया में, परमाफ्रॉस्ट रीजन में. मोर स्पेसिफिकली तुम्हारे ऊपर वाले जोन में है ना, जो तुम्हारा फ्रिजिड जोन है, वहीं मिलेंगे. आई बात समझ में? ओके. तो एंडेमिक स्पीशीज फ्लरिश इन दिस रीजन. अब इसके साथ तुमको कुछ एग्जाम्पल भी याद करने पड़ेंगे. जैसे मेघालय में तुमने सेक्रेड ग्रुप पढ़ा है, कुछ राजस्थान में भी है, कुछ हमारे एमपी में भी है कुछ सेक्रेड ग्रुप्स. ठीक है, आगे बढ़े. चलो क्वेश्चन नंबर 41. तो ये क्वेश्चन याद करना है. अगर तुम्हारा हॉटस्पॉट नहीं पूछा, बायोडाइवर्सिटी नहीं पूछा, तो ये क्वेश्चन फिक्स है. चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 41. नेम द सोशियो बायोलॉजिस्ट हु पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी. अब देखो कितना कॉम्प्लिकेट करके बोल रहे हैं. सीधे सीधे बता दो हु गेव द टर्म बायोडाइवर्सिटी, बस. पर नहीं, उनको मजा आती है ना कि टेढ़ा मेढ़ा करके पूछते हैं, फिर तुम लोग घबरा जाओगे. कौन सा सोशियो बायोलॉजिस्ट है हु पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी? अरे सीधे सीधे पूछ रहे, बता बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? तो एडवर्ड विल्सन. उसके बाद आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय. अब वो पूछा अलग अलग बायोडाइवर्सिटी आइडेंटिफाई करो. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो किसने टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी? एडवर्ड विल्सन, अ सोशियो बायोलॉजिस्ट, पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी. अब वो पूछ रहे बताओ अलग अलग लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. पहला, डाइवर्सिटी अमंग एम्फीबियन इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स. याद करो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सबसे ज्यादा एम्फीबियन की जो स्पीशीज का जो नंबर है तुमको वेस्टर्न घाट में ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट. तो तुमने तीन टाइप की बायोडाइवर्सिटी लेवल पढ़ा था. एक था जेनेटिक, दूसरा था स्पीशीज और तीसरा था इकोलॉजिकल. तो इन तीनों में से पहले वाले में फिट क्या होता है? स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन. तो देखो स्पीशीज डाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट्स. ठीक है. दूसरा, 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस इन इंडिया. राइस वही है, स्पीशीज भी वही है, पर उसके अंदर स्ट्रेन्स अलग अलग मिल रहे हैं. तो तुम क्या बोलोगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि जीन में चेंज हुआ है, उस वजह से उसके स्ट्रेन्स चेंज हो गए. ठीक. उसके बाद प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट, मैनग्रोव एंड कोरल रीफ ऑन इंडिया. भी सब क्या है? हैबिटेट से, अलग अलग हैबिटेट से. तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. देखो जरा स्क्रीन को. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसे मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ इंडिया. सिमिलरली मैंगो के कितने हैं? 1000, मोर देन 1000. ठीक है. Ecological diversity, presence of desert, mangroves and coral reefs in India in greater than in Scandinavian country like in Norway. तो इंडिया में तुम्हें वेराइटी मिलेगी, क्योंकि इंडिया क्या है? मिक्सचर है ट्रॉपिक और टेम्परेट का. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ट्रॉपिक जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर टेम्परेट जोन. बस तुमको इतना ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा क्या मिलेगा? हैबिटेट मिलेगा. डेजर्ट है, ओशियंस है, एकदम परमाफ्रॉस्ट रीजन है, ट्रेंचेस है, फिर उसके बाद तुम्हारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उसके बाद ग्रासलैंड्स है, फिर उसके बाद सुंदरबन डेल्टास है, मैनग्रोव्स भी है. ठीक है. मूव करें अगले क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट डू यू मीन बाय आईपीआर? ठीक है, आईपीआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है. बताओ आईपीआर क्या है? वापस ये तुम नहीं पढ़ के जाओगे, बोलोगे मैम आईपीआर तो पढ़ा ही नहीं. पढ़ा है. कैसे? बायो पायरेसी, बायो पेटेंट के अंदर सब कुछ पढ़ा हुआ है. तुम्हारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा हुआ है. ठीक है. तो देखो आईपीआर क्या हुआ? तो आईपीआर रेफर टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर विच ट्रांसफॉर्म प्लांट्स, एनिमल एंड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी पेटेंट एंड बिकम एक्सक्लूसिव प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो अगर तुमको पेटेंट याद आ रहा है तो याद आ रहा होगा बायो पेटेंट, बायो पायरेसी, पेटेंट, उसके अंडर तुमने सब पढ़ा हुआ है. तो आईपीआर तुम लोग मिस आउट कर जाओगे. तो याद रखना इंपॉर्टेंट आईपीआर क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसके अंडर क्या आता है? तुम्हारा कोई भी सीड्स आ सकते हैं, प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, माइक्रोब्स आ सकते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं जो क्या किए हों? पेटेंट किए हों. इसी से याद करो, मैंने बताया था यूएस की कंपनी ने क्या कर लिया था? बोला था कि आज से राइस, कौन सा? बासमती राइस, फिर तुम्हारा हल्दी, नीम, तुलसी. देखो अब ये दो जगह एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और वापस यहाँ पे आ गया है. तो क्या किया था उन्होंने? चुरा लिया था, है ना, बायो पायरेसी की थी. फिर हमने क्या बोला था? नहीं तुम्हारा नहीं है, हमारा है. कैसे?
हमने प्रूफ दिया था, हमने बोला था वाइल्ड वेराइटी भी यही मिल रही है, और उस पर्टिकुलर चीज़ की जिसका हम पेटेंट करवा रहे हैं, जैसे राइस हो गया, बासमती राइस हो गया, या नीम हो गया, हल्दी हो गया, तुलसी हो गया, तो उसकी वाइल्ड वेराइटी के साथ जेनेटिक वेराइटी या डाइवर्सिटी भी यहीं मिल रही। तो ये कैसी स्पीशीज़ हुई? एंडेमिक स्पीशीज़ हुई, यहीं से ओरिजिनेट हुई है, तो तुम चुरा नहीं सकते। ये सब किसके अंडर आता है? IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ IPR? तो IPR के ड्रॉबैक्स बताओ। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सीड। अब देखो, तुमने कोई भी चीज़ बोला कि नहीं हम यहीं से है, हमारा राइट है, अब हम बेचेंगे तो किसी को हमसे पूछना चाहिए फिर बेचेंगे, उसका प्रॉफिट हमको मिलेगा। तो पहला क्या हुआ ड्रॉबैक? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सीड। ऑन एग्रीकल्चर द मल्टीनेशनल कंपनी विल हैव ग्रेटर डोमिनेशन, बट अब उस कंपनी ने पूरा होल्ड करके रखा है, उसने पेटेंट करवा के रखा है, तो उसका फायदा हो रहा है। तीसरा, स्लोअर डिफ्यूजन ऑफ न्यूअर वेराइटी। अब न्यू वेराइटी क्योंकि वही ज़्यादा स्टेबल है, हमने मॉडिफाई कर रखी है, तो वही आगे आगे बढ़ेंगी। ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ लोकल वेराइटी विद एक्सोटिक वेराइटी। अब तुम खुद देख सकते हो, जैसे टमाटर का एग्जाम्पल ले लो, तो 2 टाइप के टमाटर आते हैं तुम्हारे इसमें। ये सेम एग्जाम्पल मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था, पर वहाँ मैंने ट्रांसजेनिक प्लांट्स के टर्म में डिस्कस किया था, ठीक है, या हाइब्रिड प्लांट्स के टर्म में डिस्कस किया था। यहाँ मैं डिस्कस कर रही हूँ किसमें? लोकल वेराइटी और एक्जॉटिक वेराइटी। अब तुम्हारे घर में देसी टमाटर आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बोलोगे मैम हमने देखे ही नहीं है, क्योंकि अब सब हाइब्रिड आते हैं। क्यों? हाइब्रिड में क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा टाइम तक रह जाते हैं तुम्हारे फ्रिज में या विदाउट फ्रिज में। पर वही देसी टमाटर लाओगे, छोटे छोटे से रहते हैं, रेड कलर के, बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो होता क्या है, कोई भी चीज़ वो वैसे ही लाना चाहेगा ना जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो, तो उस चक्कर में क्या होगा, लोकल वेराइटी का क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, और कौन रहेगा, एग्जॉटिक वेराइटीज रहेंगी। सिमिलर एग्जांपल तुमने पत्ता गोभी का देखा होगा। पत्ता गोभी इतना रिप्लेस नहीं हुआ है, पर एक आती है पर्पल कलर की पत्ता गोभी, है ना, कैबेज, तो वो भी रिप्लेस कर सकती है किसको, तुम्हारे जो ओरिजिनल ग्रीन कलर की। बट अगेन इंडिया में हम लोग आज भी ग्रीन कलर की ही कॉलीफ्लावर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू वो पर्पल कलर वाले। सिमिलरली ब्रोकली और तुम्हारा क्या हो गया, जो कॉलीफ्लावर है उसके बीच में भी वही होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आजकल ऐसी वैरायटी है जो हम बाहर की चीज़ें कंज्यूम करें, और हम लोकल चीज़ों को हम क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो आया समझ में? तो इसमें से मैम आएगा क्या, IPR पे ज़रूर क्वेश्चन आएगा, वापस ज़्यादा नहीं, 1 या 1.5 मार्क्स तक का बस। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ऑब्जर्व द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर प्लांट टैक्सा इन द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो देखो ये हुआ तुम्हारा दूसरा वाला। वापस पाई चार्ट मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन खाएंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी में। अच्छा, एक और मैंने पाई चार्ट याद करवाया था जो था तुम्हारा हायर वर्टिब्रेट्स का, उसका जिंगल बताओ जल्दी से, क्या था जिंगल? था फिशेस ने क्या किया, MBA नहीं MBRA किया, नई डिग्री बनाई है अपन ने, है ना। तो अब यहाँ पे अब वापस कोई जिंगल बनानी पड़ेगी, याद करना है तो, पर उन्होंने अनफॉर्चुनेटली सब कुछ लेबल करके रखा है। उन्होंने ये कौन सा वाला है, प्लांट वाला है, याद करो मैंने बताया था प्लांट में फंजाई नहीं आता, पर उन्होंने मर्ज करके रखा है, तो अपन को भी वैसे ही पढ़ना है। सबसे ज़्यादा कौन है तुम्हारा, फंजाई है, और उसी के बाद कौन है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, है ना, जो फूल बेयर करते हैं, फ्लावर बेयर करते हैं। ओके, उसके बाद आता है तुम्हारा लाइकेन्स, एल्गे, मॉसेस और फर्न्स एंड एलाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ग्रुप ऑफ प्लांट आर द मोस्ट एंडेंजर्ड? वो पूछ रहे बताओ कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड है। तो सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड कौन सी है तुम्हारी, फर्न्स एंड एलाइस। क्यों? क्योंकि ये रहती है सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव, और टेम्परेचर में अगर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा हो गया ना तो ये नहीं सर्वाइव कर पाती। तो मेजॉरिटी जगह पे ये क्यों मर जाती है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कौन सी एंडेंजर्ड है, फर्न्स एंड एलाइस। उसके बाद व्हाई आर मॉसेस ऑब्लिक फर्न्स सो फ्यू, गिव रीजन। वापस एक तो टेम्परेचर सेंसिटिव, उसके बाद उनको ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, तीसरा पोल्यूशन कम चाहिए। देखो, दे ग्रो इन ह्यूमिड एंड शेडी प्लेसेस एंड नियर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशन, फ्यू ऑफ देम सर्वाइव। अब बोलोगे मैम फर्न्स कैसे, इस टाइप का तुमने कुछ देखा होगा, इस टाइप का, ठीक है, ऐसे एक डंडी रहती है और बहुत सारी पत्तियां 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 बनी रहती है, जैसे बंच में रहता है बहुत सारा। हर जन के घर पे, हर जन के नहीं, मतलब जो शौकीन है जिसके घर में गार्डन रहता है, एक फर्न तो मिल ही जाएगा तुमको, ठीक है। तो देखना वो कहाँ ग्रो होता है, जहाँ पे मॉइस्ट रहेगा प्लेस। जनरली समर में तुम वही प्लांट उठा के शेड में रख देते हो, क्योंकि वो बहुत जल्दी हाई टेम्परेचर से क्या रहेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए ऐसी चीज़ जो फर्न्स है, वो फर्न्स क्या है, किस जगह ग्रो करेंगे, जहाँ मॉइस्चर रहेगा, जहाँ पे क्या रहेगा और
कम टेम्परेचर रहेगा, और जैसे ही समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या जो एरिया ड्राई है और एरिड है और साथ में ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फर्न्स और मॉसेस क्या है, कम है। साथ में वो कौन सी कैटेगरी में है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इतना याद रहेगा। आगे मूव करें तो इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ डू फंगाई दैट आर हेट्रोट्रॉफिस सस्टेन देमसेल्फ एज अ लार्ज पॉपुलेशन। तो बताओ ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन क्यों सर्वाइव कर पा रहे, क्योंकि वो क्या है, सैप्रोफिटिक भी है नेचर में। तो देखो फंजाई आर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो डेड और डीके वाले जगह पे उग जाते हैं और वहीं से उनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। दे डिपेंड ओनली ऑन ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर सर्वाइवल एंड हेंस सर्वाइव इन एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन में वो आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो उस जगह उग रहे हैं जो चीज़ क्या कर रही है, सड़ रही है, खराब हो रही है। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन जो वो पूछ रहे थे देखते हैं, विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज मोस्ट एडवांस। अब मोस्ट एडवांस हमको पता ही है, फ्लावरिंग प्लांट जिसका नाम क्या है, एंजियोस्पर्म। एंड विच वन इज मोस्ट प्रिमिटिव, तो तुम्हारा कौन सा हुआ, तुम्हारा एंजियोस्पर्म। और सबसे पहले कौन सा आया था, एल्गे आया था, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा यहाँ लिखा है क्या, हाँ लिखा है, किस फॉर्म में, एल्गे के फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहले बताओ सबसे प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराना कौन सा है, एल्गे, और सबसे नया या एडवांस कौन सा है तुम्हारा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये तो इजी है। अब वापस, अब ये टाइप के जो क्वेश्चन है वो कहाँ फंसेंगे, केस स्टडी बेस में फंसेंगे। मैंने बोला था ना इस चैप्टर में से अगर केस स्टडी बेस में कुछ आएगा तो वो पाई चार्ट उठा के दे देंगे वापस, पर इसमें ज़्यादा पूछने का स्कोप नहीं रहता, इसलिए वो दिख केस स्टडी बेस ही रहा है तो वो पूरा पैराग्राफ हटा देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे और ये चला जाएगा सेक्शन बी में। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। Which type of conservation measure in situ or ex situ will help in larger number of species to survive? वो बोल रहे बताओ in situ और ex situ में से ज़्यादा species को survive करवाने में कौन सा help करेगा। तो मुझे पहले difference बताओ, in situ और ex situ मतलब क्या। in situ मैम means वो animal को हम उसी के habitat में, उसी के natural environment में छोड़ रहे हैं, वहीं पे conserve करवा रहे हैं, वहाँ से हम human activity को हटा दे रहे हैं, hunting, poaching, जो भी gather कर रहे हैं woods को सब हटा दे रहे हैं, है ना, in the form of national park, sanctuary, बायोस्फीयर रिजर्व। तो वहां पे हम क्या करें, पूरा का पूरा हैबिटेट को भी सेव करें, सिर्फ उस पर्टिकुलर एक स्पीशीज को नहीं सेव करें, उस स्पीशीज से रिलेटेड पूरा जो हैबिटेट है इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब मोनेरेंस, प्रोटेस्टेंट, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, सबका सब सेव हो रहा है क्योंकि उनका हैबिटेट हम अनटच करके छोड़ रहे हैं। बट भाई एक्स सिटू में क्या कर रहे हैं, हमको दिख रहा है पर्टिकुलर जानवर खतरे में है या पर्टिकुलर स्पीशीज खतरे में है या प्लांट खतरे में, तो हम उसते को निकाल के, उस एनवायरमेंट से निकाल के एक प्रोटेक्टेड कंजर्व एनवायरमेंट में उसको हेल्प कर रहे हैं डेवलप होने के लिए। ठीक है, तो बताओ इनमें से ज्यादा कौन सा बेनिफिशियल है, बड़े लार्ज एरिया पे अगर स्पीशीज को सेव करना तो कौन सा हेल्पफुल है। बट ऑब्वियस मैम इन सिटू, क्योंकि पूरा का पूरा हैबिटेट सेव हो रहा है। तो देखो जरा, in situ conservation will help in larger number of species to survive because it provide a natural environment for the growth and development of species। कोई भी species ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कब करेगी, जब अपने natural environment में रहे, as compared to अलग से move out करके ले जा रहे हो। पर वो मैंने बताया था किस condition में लेके जा रहे हो कि वो natural में भी अब survive नहीं कर पा रही, उसको support चाहिए हमारा, तब हम उसको निकाल के और लेके आ गए और zoo में रखा है, या फिर हम उसका जीन बैंक बना रहे हैं, या फिर हो सकता है हम सीड बैंक बना रहे हैं। ठीक है, पर हम उसी कंडीशन में करेंगे जब या तो वो डैमेज हो गई है, रह नहीं पा रही अपने नेचुरल हैबिटेट में, या फिर किसी वजह से सर्वाइव नहीं कर पा रही है। ठीक, मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। अरे बाबा, बायोडाइवर्सिटी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, जब तक तुम उस पर्टिकुलर जगह का फ्लोरा फौना नहीं जानोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट क्रॉप है। और सिर्फ क्रॉप ही अकेला इंपॉर्टेंट होता है क्या, नहीं, और क्या डिपेंडेंट होता है, जो क्रॉप में क्या करवाने वाला, इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कौन करवा रहा है, याद करो तुम्हारे स्पॉटिंग में आया था, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन टर्म 1 के स्पॉटिंग में था, है ना, जैसे विंड वाटर। बोलोगे मैम विंड वाटर का क्या रिलेशन, पर यहाँ पे जो बायोटिक फैक्टर है जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, बड़े एनिमल्स आते हैं, वो भी तो पता होना चाहिए कि नहीं। क्या पता तुमको अगर जब तक एग्रीकल्चर कर रहे हो पता चला तुम्हारा जो क्रॉप है वो म्यूचुअलिज्म पे डिपेंडेंट है, जैसे फिग और वास्प के केस में, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। ह्यूमन ऑब्टेन फूड
फूड, फाइबर, मेडिसिन एंड मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट, ये तो पता ही है, यूजेस बोला है। उसके बाद वाइल्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट आर यूज फॉर ब्रीडिंग टू ऑब्टेन डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप विथ मेनी डिजायरेबल ट्रेट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में? बायोटेक्नोलॉजी में। हमने वहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, मॉडिफिकेशन करके ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया था। पर क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन क्या है, उन्होंने बोला है बस यूजेस बताओ। तो वही यूजेस बता रहे कि सबसे पहले हमें बेसिक चीजें कौन कौन सी, फूड, फाइबर, मेडिसिन मिल रहा है। उसके बाद कुछ वाइल्ड वेराइटी क्या है, इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए, ब्रीडिंग के लिए है, जो क्या ऑब्टेन कर रही है, डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। तीसरा, बाय एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, लो आ गया वही वाला पॉइंट, मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिच बायोडाइवर्सिटी कैन बी ऑब्टेन। तो एट द एंड तुमको सब पता होना चाहिए कि जो भी तुम यूज कर रहे हो बायोडाइवर्सिटी का मॉडर्न एग्रीकल्चर में, वहां का टेक्सचर क्या है, फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, किस टाइप के मेडिसिनल प्लांट है, क्या तुम किस प्लांट को तुम ट्रांसजेनिक बना सकते हो। तो हर चीज क्या, बेसिकली रिसर्च के पहले अगर मैं कोई नया क्रॉप के पहले तुमने सुना होगा कि रिसर्च स्टडी होती है। रिसर्च स्टडी मतलब उस एरिया का मैं बेसिकली फ्लोरा, फौना या बायोडाइवर्सिटी ही रिसर्च करूंगी कि कौन सी चीज सूटेबल होगी। अब बोलोगे मैम इतने सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे क्या? आ सकते हैं। वापस पूरे के पूरे 3 मार्क में नहीं जाएंगे, सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अगर केस स्टडी वाला क्वेश्चन आया तो ये इसका वैल्यू सिर्फ 1 या 2 मार्क में जाएगा। तो बोलोगे मैम इतना बड़ा लिखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, आधा मार्क एक पॉइंट को, आधा मार्क दूसरे पॉइंट को, ठीक है। या फिर मतलब सब पार्ट्स में ही जाएगा, पूरा इंडिविजुअल सॉलिड 3 मार्क्स नहीं कैरी करेगा ये, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क भी इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? ये तो पक्का आएगा, पक्का आएगा। मतलब कैसे? अगर केस स्टडी में तुम्हारे सेक्शन सी में वो पाई चार्ट वाला डायग्राम दे दिया तो उसके साथ ये एक क्वेश्चन तुमको चिपका हुआ मिलेगा। या फिर अगर 2 मार्क्स में इस क्वेश्चन की वैल्यू रखनी है तो वो उठा के कहां रख देंगे? सेक्शन ए में, ठीक है। अब मैम बोलोगे इतना बड़ा लिखना है क्या? नहीं, मैं सिर्फ कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूं, वो वर्ड जरूर आने चाहिए तुम्हारे आंसर में। उसके अलावा तुम ग्रामर ऊपर नीचे कर लेना, पर इतना भी मत चेंज करना कि मीनिंग कुछ और निकलते रहे, ठीक है। और ऐसा भी मत करना कि एक लाइन कोई दो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अलग अलग कर करके रिप्रेजेंट करो, वो उससे और क्या हो जाता है, एग्जामिनर को गुस्सा नहीं दिलाना है बाबा, ठीक है। चलो मेन पॉइंट लिखो और फ्री हो जाओ। अब उसी का सेकेंड पार्ट है, व्हाई हैज इट बिकम इंपॉर्टेंट रिसेंटली। चलो देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स, अब डाइवर्सिटी, वर्सिटी मतलब क्या? डाइवर्जेंट, इतना वेराइबिलिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी मीन वेराइबिलिटी दैट एग्जिस्ट अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटरटेरेस्ट्रियल, मराइन एंड अदर एक्वेटिक or ecosystem ecological complexes of which they are part. This include diversity with species, between species. अब देखो बोलोगे मैम कितना कॉम्प्लिकेटेड है, चलो सिंपल बनाती हूँ। पहले तो लिखो कीवर्ड डालो बायोडाइवर्सिटी, उसका पहला वर्ड वेरिएबिलिटी। अब बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए यहाँ क्या लिखा है? कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कहाँ मिल रहा है तुमको, टेरेस्ट्रियल भी है, इंटर टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम भी है, ठीक है। उसके दे आर पार्ट दैट इंक्लूड डाइवर्सिटी विद, अब तुम इसी के साथ जो तुमने 3 वेरिएशन डाइवर्सिटी में पढ़े थे, स्पीशीज, जेनेटिक, इकोलॉजिकल, वो भी लगा दो। तो इंक्लूड डाइवर्सिटी विद स्पीशीज, बिटवीन स्पीशीज, उसके बाद एंड ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। चाहो तो एक और पॉइंट लिखो यहाँ पे कॉमा लगा के, जेनेटिक्स। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी 3 में डिवाइडेड है, जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे और आखिरी वाला इकोलॉजिकल लेवल पे। तो ये पॉइंट तो होना इंपॉर्टेंट ही है। इन मॉडर्न टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हैज डेवलप्ड टू लार्ज स्केल यूज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द लाइफ ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव बीन एंडेंजर्ड, thus biodiversity has become so important in recent time। तो जितना मैंने अंडरलाइन किया ना बस उतना ही काम का है, ठीक है। अपने पास टाइम नहीं होता एग्जाम में लिखने का, कीवर्ड्स लिखना है तो किसी ने पूछा बताओ बायोडाइवर्सिटी क्या का मतलब क्या है, नहीं याद आएगा, क्या करेंगे? वर्ड का डायसेक्शन करेंगे। बायो मतलब कोई भी चीज लिविंग, ऐसी कोई भी चीज लिविंग, माइक्रो से लेके पूरे किंगडम एनिमेलिया तक, मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये सारा क्या हो गया? लिविंग। जो कहाँ रह रहा है? तुम्हारे जमीन पे भी रह सकता है, 2 इंटर टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, पानी में भी हो
सकता है। उसके बाद तुम्हें यही जो डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है, जेनेटिक लेवल पे, इसलिए मैंने जेनेटिक लिखा है, स्पीशीज लेवल पे, और तीसरा कौन सा, इकोलॉजिकल लेवल पे। तो इसको क्या बोलोगे तुम, बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? तो ये कहाँ पे आएगा, इसके चांसेस सबसे ज्यादा फंसने के हैं कौन से रीजन में, तुम्हारा सेक्शन ए में। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, biodiversity must be conserved as it play an important role in many ecosystem service that nature provide. Explain any two service of the ecosystem. ये सिंपल है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अटैच होके आएगा इसके पहले वाले क्वेश्चन के साथ, रहेगा उतने ही वैल्यू का, कितना, 2 मार्क्स का। अब बोलोगे मैम इतने बड़े बड़े आंसर, हाँ, जो पहले वाला बायोडाइवर्सिटी है वो और ये मिलके गया 2 मार्क्स, उसका एक्सप्लेनेशन के बनेंगे 1.5 और उसका सिर्फ रहेगा 0.5। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि 2 यूजेस या 2 इकोसिस्टम के सर्विसेज क्या है। तो तुमको पता ही है, पहले बेसिक चीजें प्रोवाइड कराना, फॉरेस्ट, देन मिटिगेट ड्रॉट्स एंड फ्लड, तो तुम लिख सकते हो। अब इसके अलावा भी बहुत सारे, कौन कौन से, एक तो न्यूट्रिएंट साइकिल को क्या करता है, वो बैलेंस करता है। सिर्फ न्यूट्रिएंट करता है क्या, नहीं मैम, ऑक्सीजन करता है, और क्या करता है, वाटर साइकिल करता है। उसके अलावा फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है जो फ्लड और सूखे मतलब ड्रॉट को भी कंट्रोल करता है। वाइल्ड लाइफ हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप। अब वाइल्ड कोई भी चीज अब अनलिमिटेड है, तुम यहाँ पे मेडिसिनल यूज भी लिख सकते हो। ठीक है, वापस एक बेस बनाता है पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी को चूज करने के लिए। तो देखो तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत सारे। तो जनरली ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसा आएगा, डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी, और उसके साथ ये क्वेश्चन आएगा। तो उसका अराउंड मार्किंग स्कीम में 1.5 के पास मार्क्स जाएंगे और इसका हाफ मार्क रहेगा। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 48, लिस्ट द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी। वापस आ गया स्टेबल कम्युनिटी के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी के अभी हमने पहले कुछ क्वेश्चन पहले स्टेबल कम्युनिटी के ऊपर पढ़ा था। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है, ज्यादा है। अब वापस स्टेबल कम्युनिटी तुम लोग पढ़ के जाओगे नहीं और छोड़ के आओगे। वापस इसकी वैल्यू 1 मार्क तक ही है, पर 1 मार्क भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। और कहाँ मिलेगा तुमको, सेक्शन बी में। भाई या तो उन्होंने बायोडाइवर्सिटी दे देंगे और कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे और एंड में बोलेंगे बताओ स्टेबल कम्युनिटी क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। या फिर स्टेबल कम्युनिटी जनरली कब देते हैं, जैसे सैक्रेड ग्रुव्स हो गए, इन सिटू, एक्स सिटू, ठीक है, या हॉटस्पॉट, उसके साथ कोई एक सब पार्ट में तुमको स्टेबल कम्युनिटी का क्वेश्चन मिलेगा। मूव करें आगे, तो देखते हैं। अ स्टेबल कम्युनिटी कंटेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, इट शैल नॉट शो टू मेनी वेरिएशन इन द ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी। मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, वेराइटी नहीं बोल रहे, प्रोडक्टिविटी मतलब जितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर रेंज या कांस्टेंट ही चलते रहना चाहिए, ना नीचे ना ऊपर। ओके, इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑकरिंग इन सीजन, रेजिस्टेंट होना चाहिए। थर्ड, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू द इन्वेजन ऑफ डन बाय एलियन स्पीशीज। मतलब मैम नहीं समझ में आया, ऐसा समझो कि एक पर्टिकुलर तालाब में मछलियां हैं, ठीक है, उसका हर साल जो बर्थ रेट है और डेथ रेट मेंटेन्ड है, मतलब उसका पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। तीसरा पॉइंट समझा रहे हो, फिर दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। तीसरा पॉइंट, अगर बाहर से जैसे नाइल पर्च लाई थी, अगर ऐसी कोई मछली भी लाए तभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो क्या है, रेजिस्टेंट है। तुम अपना देखो, जो भी एलियन स्पीशीज आ रही है, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी मेंटेन रहेगा, हम कंपटीशन में फिर भी उतना ही कंपीट करेंगे जितना पहले कर रहे थे। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी एडेप्टेबिलिटी बेटर है तो हम एग्जिस्ट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा थर्ड पॉइंट कि वो क्या रहेंगे, रेजिस्टेंट रहेंगे, किससे, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज से। सेकेंड, इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू द डिस्टर्बेंसेस ऑकरिंग इन सीजन। आप सपोज करो गर्मी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हॉट हो गया, अब तुमको पता है कि मछलियां क्या होती है, स्टीनोहेलाइन और स्टीनोथर्मल, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनका एडेप्टेशन इस हिसाब से होना चाहिए कि पता चले गर्मी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो मर रही, या ठंड में बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो रहा है तो वो मर रही। नहीं, उन्होंने खुद को एडेप्ट करके रखा है, बाहर कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं नहीं, मतलब मछलियां खुद को क्या करके रखेंगी, एडेप्ट करके रखेंगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो उस कंडीशन में कि ऑल दो सारे सीजन, थ्रू आउट द सीजन देख लो या थ्रू आउट द ईयर देख लो, एलियन स्पीशीज भी लेके आ जाओ, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी और जो प्रोडक्टिविटी का
रेट है वो सेम चलेगा, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल कम्युनिटी। पर जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर कोई बाहर से इंटरप्ट कर जाए, जैसे इंट्रूडर आ जाए है ना एलियन स्पीशीज के फॉर्म में, अगर वो बेटर एडाप्टेशन शो कर रहा है तो नेटिव, इंडिजिनस या लोकल कम्युनिटी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो कंपटीशन में लोअर हो जाती है। अगर हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म ही सेंसिटिव हो, जैसे याद करो, जैसे मैंने बताया फिशेस कैसी होती है, स्टेनोहेलाइन और स्टेनोथर्मल, तो होगा क्या, जरा सा टेम्परेचर चेंज वो मर जाएंगी। पर मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या बनेंगी, स्टेबल कम्युनिटी। अब बोलोगे मैम वो कैसे नहीं हो सकती, जब मछली आपने बोला ही है कि स्टेनोहेलाइन और स्टेनोथर्मल है, तो वो उनके बॉडी में भी तो चेंजेस आएगा। हो सकता है वो नहीं रेजिस्ट कर पाए और मर जाए। हाँ, पर उस एक और चीज है जिसका नाम है एडाप्टेशन, तो वो कुछ ना कुछ तो एडाप्टेशन लेके आएंगे ना। याद करो पिछले चैप्टर में मैंने बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन नहीं ला सकते, बेसिकली सारे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म या कुछ हायर ग्रेडेड मतलब वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म भी, वो क्या करते हैं, अगर फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं आ रहा है तो उस जगह से भाग लेते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो इनके पास वो भी तो ऑप्शन है माइग्रेट करने का। जरूरी नहीं माइग्रेशन मतलब एक सी से दूसरे सी रहे, वो समुद्र के ही लेवल में ऊपर अभी जो चल रहा है, जो पेलाजिक हो सकता है थोड़ा बीच में आने लगे है ना, बीच वाले जोन में घूमने लगे टेम्परेचर के कारण। ठीक है, नहीं तो फिर क्या करते हैं, सो जाते हैं मतलब हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, आई बात समझ में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। मेंशन द क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू ईच ग्रुप इन दिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, बेसिकली मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, उसके बाद द क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स ग्रुप इन द अबव रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बिलो। तो इनवर्टिब्रेट्स में कौन आता है, क्रस्टेशियन, मोलस्कन्स, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल। एंड वर्टिब्रेट्स में कौन आता है, फिशेज, मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन। अब बोलोगे मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये वो क्वेश्चन रहेगा, इसका क्वेश्चन का इंटरलिंक होगा पाई चार्ट। कुछ आई क्या बात समझ में? हाँ, तुम लोगों ने 3 पाई चार्ट पढ़े हैं, वापस वो पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक खोलो और स्टार मार्क करो। एक तुम्हारे बुक में 3 जगह पाई चार्ट दिए इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, एक पाई चार्ट किसके बीच में है, अगर याद आ रहा हो तो, एक पाई चार्ट तुम्हारा दिया हुआ है पूरे प्लांट वाले में। अब मैंने बताया था, ये अलग बात है कि प्लांट में उन्होंने फंगस भी रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा तुम्हारा क्या था, पूरा का पूरा इनवर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट है। ठीक है, और तीसरा कौन सा पाई चार्ट है तुम्हारा, पूरा का पूरा वर्टिब्रेटा का। वर्टिब्रेटा को याद रखने का मैंने तरीका भी बताया था। क्या तरीका था, सबसे ज्यादा क्या है तुम्हारे मैम, पानी है ना, अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है, पानी है। तो पानी में कौन होता है, फिशेस होती है। तो इस पाई चार्ट में हाफ तुम्हारा क्या रहेगा, फिशेस रहेगा। और फिशेस ने कौन सी डिग्री की थी, नई डिग्री की थी, जिसका नाम क्या है, MBA तो सुना ही है, MBRA। तो तुम्हारा पहला क्या होगा, मैमलिया, R क्या होगा, MB। बर्ड्स होगा, R है तुम्हारा रेप्टिलिया और A है तुम्हारा एम्फीबिया। ठीक है, ये इस तरफ रहेगा, याद आया। तो वो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन इतना सीधे सीधे नहीं देंगे, वो वापस वही लेबलिंग करेंगे, 3 पाई चार्ट्स बना देंगे। ठीक है, वो किस तरीके से करेंगे, देखो उन्होंने वो ऐसे पाई चार्ट्स बना देंगे 3। ठीक है, वो बोलेंगे ये A है, ये B है और ये C है। अब इसके अंदर से वो कटआउट्स ढंग से करेंगे, जैसे C वाला कटआउट्स तुमको याद होगा वर्टिब्रेट्स का था, तो C लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्टिब्रेट्स। आई बात समझ में? B लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे इनवर्टिब्रेट्स। और A लिखेंगे और वो लिखेंगे प्लांट्स। अब वो बोलेंगे बताओ ए के अंदर बाकी की बची हुई लेबलिंग करो और कौन से ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आते। तो ये क्वेश्चन बेसिकली उसी स्टाइल का है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बोला बताओ इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है। बेसिकली वो पाई चार्ट की लेबलिंग पूछ रहे हैं। तो देखो वहां पे लिखा हुआ है क्रस्टेशियन, मोलस्कन, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल ग्रुप। और जो तुम्हारे इसमें आओगे वर्टिब्रेट्स में, तो फिशेस, मैमल, बर्ड्स, रेप्टिलिया, एम्फीबियन। आई कहानी समझ में? तो ये कैसा है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। पाई चार्ट दे दिए जाएंगे इस तरीके से, ABCD जो तुम्हारे बुक में नीचे लिखा है ना कि ए पहला वाला पाई चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ उतना लिखा रहेगा, बाकी पूरा खाली रहेगा। हो सकता है वो तुमको ड्रॉ करने के लिए भी बोले कि ये एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, तो घबराना नहीं, अपन को याद करके जाना है। ओके, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाई सर्टेन रीजन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बाय एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेम एनी 2 हॉटस्पॉट्स रीजन ऑफ इंडिया। हॉटस्पॉट्स वापस क्या है, उनका फेवरेट है। ऐसी कोई भी जगह जहां पे तुमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिल रही है। और किसकी,
कुछ एंडेमिक स्पीशीज भी है। एंडेमिक मीन्स मतलब उसी जगह पे मिलने वाली वो स्पीशीज और कहीं नहीं मिलती, तो उस पर्टिकुलर जगह को क्या बोलोगे तुम? हॉटस्पॉट बोलोगे। कितने इंडिया में टोटल हॉटस्पॉट है? 4 है, उनमें से कोई भी 2 बताने हैं। चलो आंसर देखते हैं। सर्टेन रीजन आर डिक्लेयर्ड हॉटस्पॉट बाय एनवायरमेंटलिस्ट बिकॉज दीज रीजन हैव वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। तो देखो ये जितना मैं अंडरलाइन करी ना वो हुआ तुम्हारा कीवर्ड। तो हेडिंग डालो अपने नोट्स में, हॉटस्पॉट पहला क्या? स्पीशीज हाई डिग्री ऑफ क्या? स्पीशीज रिचनेस। सेकेंड पॉइंट क्या तुम्हारा? एंडेमिज्म। एंडेमिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वहीं मिल रहे हैं। तीसरा, कितने हॉटस्पॉट्स इंडिया में? 4, उसमें से कोई भी 2 बता दो। पहले लिख दिया उन्होंने इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स इंडिया का अंदर जो इंडिया आर वेस्टर्न घाट्स, तुमको पता है हिमालय, ईस्टर्न हिमालयज है, इंडो बर्मा रीजन है, वेस्टर्न घाट्स है, और क्या है तुम्हारा? सुंडालैंड्स। उनमें से कोई भी 2 बता दो। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका एंड हिमालय एंड इंडो बर्मा रीजन। याद रहेगा, इजी है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 51। गिव अ रीजन वाई, ठीक है, रीजन बताना है। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट। बताओ प्रोकैरियोट की हम टोटल डाइवर्सिटी क्यों डिफिकल्ट है बताना। तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? प्रो मतलब क्या? प्रिमिटिव, बाबा आदम के जमाने वाले। बाबा आदम मतलब मैम ओके बहुत पुराने है ना, एकदम पुराने, ठीक है। जैसे टीवी आता था ना, एक टीवी, अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? अब तो टच टीवी भी है, वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है, स्मार्ट टीवी है अब। पहले एक टीवी आता था, यकीन मानो मैंने देखा है जब मैं छोटी थी, इतना बड़ा टीवी होता था, ब्लैक एंड व्हाइट, एक ही चैनल चलता था उसमें, और वो भी शटर से, मतलब वहां जाके से प्रेस करना पड़ता था, ठीक है। और ब्लैक एंड व्हाइट एकदम एक्सट्रीम खराब क्वालिटी। तो वो उस टाइप के टीवी को हम क्या बोलेंगे? प्रो टीवी। प्रो मतलब यहाँ प्रोफेशनल नहीं है ना, प्रो मतलब एकदम पुराना, एकदम पुराना, एकदम पहले जो फर्स्ट टाइम जो टीवी बना था उसको हम, जैसे तो टीवी बना था, तो हम अगर बायोलॉजी में कोई भी चीज फर्स्ट टाइम बनती है ना, या एकदम प्रिमिटिव रहती है, पुरानी रहती है, तो उसको हम वर्ड प्रो यूज करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक मतलब यू का मतलब होता है ईयू, ईयू का मतलब क्या होता है? ट्रू, एक्चुअल, जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो तुमको पता ही है, 11th में तुमने पढ़ा है एनिमल के क्लासिफिकेशन के अंदर कि 2 टाइप के सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट में कौन आता है? प्रो मतलब क्या? तुम्हारा प्रिमिटिव। देखो बायो में ना शॉर्टकट्स रहते हैं, बस वो शॉर्टकट्स को पहचाना है, खुद ही आधा आंसर खुद बता देता है। अब कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियन। कैरियन का मतलब तुमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा 11th में। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। याद आया? तो ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या है? बाबा आदम, मतलब एकदम पुराना है। पहली बार जो न्यूक्लियस, या पहली बार न्यूक्लियस नहीं, पहली बार जो सेल बना था उसको हमने क्या बोल दिया? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस या प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल। कौन आता है इसमें? पूरा का पूरा किंगडम कौन आता है? मोनेरा। अब बोलो, बताओ मोनेरा मतलब क्या? मैम बैक्टीरिया, बिल्कुल सही। वापस वहां तुमने 2 कैटेगरी पढ़ी थी, एक था आर्की बैक्टीरिया जो और पुराना था, जो पहली बार आया था, और दूसरा यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। अब बताओ, तो इसमें मेजॉरिटी जो बैक्टीरिया है वो तुमको आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो तुम कैसे एस्टिमेट लगा सकते हो कि इस दुनिया में प्रोकैरियोटिक कितनी स्पीशीज है? तो सबसे पहली प्रॉब्लम वही पूछ रहे, बताओ क्यों डिफिकल्ट है किसी भी ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट को एस्टिमेट करना? अरे जो दिखता ही नहीं है तुम गिनोगे कैसे? सबसे पहली बात तो पहला पॉइंट क्या रहेगा कि मैम दिखता ही नहीं है। उसके बाद अगर होती भी है तो कॉलोनीज में रहती है, और एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। याद आई? चलो देखते हैं। कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइड माइक्रोबियल स्पीशीज। तुम आइडेंटिफाइड नॉमेनक्लेचर ऐसे कर ही नहीं सकते, क्यों? तुम्हें हर चीज के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप, ठीक है। अंडर लेबोरेटरी कंडीशन वही माइक्रोस्कोप। मेनी ऑफ दी स्पीशीज कैन नॉट बी कल्चर। बहुत सारी स्पीशीज सेंसिटिव रहते हैं, कल्चर नहीं कर सकते। कल्चर भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीमोफाइल्स रहते हैं। याद करो, जैसे हमारा थर्मस एक्वेटिकस क्या है? एक एक्सट्रीमोफाइल। मोर स्पेसिफिकली कैसा है? एकदम थर्मोफिलिक है, मतलब एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर पे मिलने वाला, हॉट स्प्रिंग में मिलने वाला। अब उस टाइप का कल्चर, उस टाइप का पूरा मीडियम तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें डिफिकल्ट होती है तुम्हारे लैब में भी, मतलब आधे तो वैसे दिखेंगे नहीं।
यहाँ पे क्या पता इस पेन पे भी बहुत सारे माइक्रोब हो, है ना, मेरे बॉडी पे भी बहुत सारे माइक्रोब हो, इस स्क्रीन पे भी बहुत सारे माइक्रोब हो, तुम्हारे लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पे भी बहुत सारे माइक्रोब हो, पर दिख सकते क्या? नहीं दिख सकते। मतलब देखने के लिए ही तो जो सबसे पहला जो कैटेगरी होता है कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड, दिखे तो सही तब तो हम पहचानेंगे, ये दिखता ही नहीं है। अब देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। ठीक है भैया, हमने लेबोरेटरी कंडीशन लेके आ गए, पर उसमें से भी कुछ कुछ क्या है? एक्सट्रीमोफाइल, एक्सट्रीम एसिडिक मीडियम में रह रहे, एक्सट्रीम बेसिक मीडियम में रह रहे, एक्सट्रीम सलाइन मीडियम में रह रहे, एक्सट्रीम टेम्परेचर में रह रहे। कहां से सारे मीडियम, हम वो माहौल कहां से बनाएंगे लैब में? नॉट पॉसिबल। इसलिए जब माहौल ही नहीं बनेगा तो क्या वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो उनका कल्चर भी करना क्या है? डिफिकल्ट। तो अंडर लेबोरेटरी कंडीशन मेनी ऑफ दीज स्पीशीज कैन नॉट बी कल्चर्ड। आई बात समझ में? थर्ड देखो, देयर डाइवर्सिटी वुड बी पुट इनटू मिलियन विद द हेल्प ऑफ टेक्निक ऑफ बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब यही जो चीज है, पहली बात वो रहते भी कॉलोनी में तो काउंट करना मुश्किल, और उनकी डाइवर्सिटी क्या है? मिलियंस में होती है। और वो किससे हम एक्चुअली हम एस्टिमेट करते, काउंट तो करते ही नहीं है, रफ बस बता देते कि इतनी कॉलोनी में इतना होगा। तो कौन सी टेक्निक का यूज करके? बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वापस मैम इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्या? चांसेस थोड़े कम है, पर अगर आया भी तो सब पार्ट्स में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आ रहा है, डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी, फिर उसका अगला वाला पोर्शन बताओ हॉटस्पॉट्स क्या है, फिर वो सर्कल पाई चार्ट दे दिया, और उसका कोई अगर केस स्टडी बेस में कोई एक सब पार्ट मिला तो ये मिलेगा। वापस उसके पहले वाले 3 वाले क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज्यादा है आने के। ठीक है, मूव करें आगे। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है शॉर्ट टाइप आंसर इस चैप्टर का। अब अगर कुछ बचा भी होगा तो क्या करोगे? वेबसाइट पे जाओगे मैग्नेट ब्रेन्स की, वहाँ पे जैसे ही एंटर करोगे तुमको होम पेज मिलेगा कुछ इस तरीके का। होम पेज में अपना क्लास सिलेक्ट करना, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, और जो भी तुम्हारे चैप्टर बच गए हैं उनको सिलेक्ट करना और सुनना शुरू करना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहना है मेरे साथ। अगले लेक्चर में वापस मैं मिलूंगी, तब तक स्टडी हार्ड।